नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश हेल्थ कॉन्फ्रेंस में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे ओमिक्रॉन का वार, देश है तैयार पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के नाम पर संबोधन किया। पीएम मोदी का यह संबोधन ऐसे समय में हुआ जब देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों का जिक्र कर सकते हैं। पीएम मोदी ने यह कहा कि आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये उन्होंने शुरुआत करी थी जब उन्होंने देश को संबोधन किया और उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत में भी कई लोगों के संक्रमण का होने का भी पता चला है। मैं आग्रह करूंगा कि पैनिक ना लें और सतर्क रहें और मास्क जरूर पहने और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में धोएं। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौती भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 3 बड़े ऐलान किए। जो 3 बड़े ऐलान हैं वो इस तरह से हैं, जहां 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चों, जो भी बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीन प्रारंभ होगी और 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की जो प्रिकॉशन डोज है उसकी भी शुरुआत की जाएगी और जो शुरुआत है वो 2022 में 10 जनवरी यानी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसके साथ ही 60 वर्ष से जो ऊपर की आयु के हैं, जो कोमोबिलिटी वाले नागरिक हैं, उनको भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए भी उपलब्ध होगा। यानी कि कुल मिलाकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये संबोधित किया तो उसमें उन्होंने ये बड़े ऐलान किए हैं, जहां पर 3 जनवरी को 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी और बूस्टर डोज भी लगेगी। जो 60 साल से अधिक के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी बूस्टर डोज की जो शुरुआत है वो 10 जनवरी से शुरू होगी। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, देश में कई मामले मिले हैं। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर
वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि ओमिक्रॉन जो है उसकी रफ्तार किस तरीके की है। ओमिक्रॉन की रफ्तार, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी फैल चुका है। देश में अब तक कुल 435 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 110 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां कुल 79 मरीज हैं। गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान 43, मध्य प्रदेश 8, ओडिशा 8, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1 और हिमाचल में 1। ओमिक्रॉन की रफ्तार कितनी तेजी से देश में ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। और ओमिक्रॉन की रफ्तार आपको दिखा रहे हैं, जहां दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां कुल और हम आपको कोरोना की रफ्तार दिखा रहे थे, जहां किस तरीके से कोरोना देश में अपने पैर पसार रहा है। और हम इसी बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ वीएन त्रिपाठी हैं, पूर्व डीजीएमआई हैं, वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे सलाह मशवरा भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, देश में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और रोकथाम के लिए अब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐलान किए हैं, किस तरीके से इसकी रोकथाम हो पाएगी? सर, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पा रही हूं। और हम आपको ओमिक्रॉन पर बता रहे हैं किस तरीके से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको ओमिक्रॉन से सतर्क रहना है। सरकार तैयार है कि नहीं है वो भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसार रहा है, इतने मामले सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। कोविड की और हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए। यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से भी मिल रहे हैं, उन्हें चेक वितरित कर रहे हैं।
आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज इस पावन मौके पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। और आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री बस कुछ ही सेकंड में आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ से इससे जनता को पहले संबोधित सभी करेंगे। लाभार्थियों के साथ एक ग्रुप फोटो, आपका जय घोष, आपके नारे, आपकी तालियां, उनका अभिवादन यूं ही करते रहे। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम आवास लाभार्थियों को आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाबी सौंपी और उसके साथ ही ग्रुप फोटो भी मंच पर कराई जा रही है। इस पावन अवसर पर जब आपने इतना बड़ा आवास योजना का भूमि पूजन किया है, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधी तस्वीर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं जहां सीएम के साथ मंत्री सिद्धार्थनाथ भी मौजूद है। सरस्वती की पावन संगम स्थली, यहाँ की आवाज पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरे साथ हाथ लगा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, रंगीन मैया की, रंगीन मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री लक्ष्मण आचार्य जी, माननीय विधायकगण श्री विक्रमाजीत मौर्य जी, श्रीमती नीलम करोड़िया जी, श्री प्रवीण पटेल जी, श्री अजय कुमार जी, डॉक्टर राजमणि कौल जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष उमेश चंद केसरवानी जी, जिलाध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार द्विवेदी जी, विभवनाथ भारती जी, अवधेश गुप्ता जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी प्रयागराज के भाइयों बहनों, आज प्रयागराज के लिए हम लोग एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। आप अंतर देख सकते हैं, यही फर्क है। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था।
पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। तो अभी आपने सुना सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पीएम आवास के लाभार्थी को उन्होंने चाबियां भी सौंपी और इसके साथ ही सपा पर भी उन्होंने हमला बोला। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम श्रम एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है? सर क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे
पढ़ाई कर रहे बच्चे। Yes, sir. बहुत शानदार। थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, लेकिन सीधा आपको और अभी लेकर चल रहे हैं प्रयागराज, जहां सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से यहां की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था। ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। हमारी सरकार आई, ग्रामीण क्षेत्र में 2,61,00,000 लोग परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में भी हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ दिया गया और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना का लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। आपने देखा होगा 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2013 में कुंभ में गंदगी थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ थी, अराजकता थी। 2019 में स्वच्छता थी, सुरक्षा थी, सुव्यवस्था थी और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को सार्थक किया था प्रयागराज की धरती में। प्रयागराज कुंभ को लोगों ने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उसको स्वीकार किया। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। आज प्रदेश में अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज की जब बात होती है तो प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन स्थल ही नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों को न्याय देने का प्रमुख स्थान भी प्रयागराज है। और इसलिए प्रयागराज में न्याय की राजधानी बने, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, प्रयागराज का समग्र विकास हो, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मेरे साथ श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, मेरे साथ श्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, हमारे दोनों सांसद श्री केसरी देवी पटेल जी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, हमारे सभी माननीय विधायक हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग रुचि लेकर के विकास के कार्यों के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को, एक एक किसान को, एक एक नौजवान को, एक एक महिला को समाज की सुविधा का, शासन की सुविधा का लाभ लेकर के देकर के उन्हें सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं पर गरीब को आवास मिल रहा है, कहीं नौजवान के लिए अभ्युदय कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, कहीं पर अब तो 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर कल से हमने प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात के लिए आह्वान करूंगा। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रही थी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है? सर क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गांव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहां लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। यस सर। बहुत शानदार, थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम आज ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है उससे हमारा देश कितना तैयार है। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर VN त्रिपाठी जी, जो पूर्व DGME है यूपी से। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि कल PM मोदी ने संबोधन में ये भी कहा था कि इससे सतर्क रहने की बहुत सख्त जरूरत है, और उसके साथ उन्होंने कई वैक्सीनेशन जो नई आने वाली है उनके बारे में भी जानकारी जो थी वो साझा की थी। तो इसकी रोकथाम किस तरीके से की जाएगी, जैसे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है? जी बिल्कुल, आपका जो एक कंसर्न है ये बिल्कुल जायज है जी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कल शाम को जो उनका देश के नाम संबोधन था उसमें जो घोषणा की गई है, चूंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ जी, और 18 साल से छोटे बच्चे, खासकर ये 10 से 18 के बीच के जी, जो सुपर स्प्रेडर, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं जी, किस तरह से ये कर सकते हैं और संभावना है करते, उनके लिए 15 से 18 ग्रुप जिसमें कि करोड़ों बच्चे हैं, उनके लिए 3 नए साल में 3 जनवरी से उन्होंने वो कर दिया है। और चूंकि अभी भी मैं कह सकता हूं सरकार की नीयत तो ठीक है जी, मैं कह सकता हूं कि ये उठाया गया कदम है। अभी भी टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए जी, लोग आगे आए, अपना अपना टेस्ट कराएं जिसको भी लक्षण हो जरा से भी, और सरकार को बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर जिसमें यंग पॉपुलेशन, हमारे 18 साल 20 साल तक के जो बच्चे किशोर हैं वो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, वो उसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 से 4 गुना अधिक संक्रामक है। और जो शोधों से जो एक भ्रांति, हाँ, एक भ्रांति भी फैली हुई है कि जिनकी डबल डोज भी लग गई है या जो भी वैक्सीनेशन की एक सिंगल डोज लग गई है, उन अगर किसी को ओमिक्रॉन हो रहा है तो वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके 2 कारण है। चूंकि मैं ये बड़ा खुशी की बात है कि मैं कोवैक्सीन की और भी कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल से भी जुड़ा हूं, कानपुर सेंटर का प्रभारी भी हूं जी, जो हो रही भारत बायो अन्य पे। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो कई बार म्यूटेशन हुए इसमें कोविड में, जो ये हमारा ओमिक्रॉन है जी, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बाईपास कर रहा है
ये हमारा अभी रिसेंटली जो अमेरिका में, ये बॉस्टन में स्टडीज हुई हैं, उन्होंने ये देखा कि ये सेल में जब घुसता है वायरस, तो ये हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, डिफेंस जो वैक्सीन से हमें प्राप्त हुई हैं, उनको भी बाईपास कर रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं एक बार पुनः ये कहूंगा, वैक्सीनेशन के साथ जो बूस्टर डोज का अभी शुरू किया गया, तीसरी जोड़ बूस्टर है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या सीनियर लोग हैं, उनको है। फिर भी मैं आपको बता दूं, कंसर्न हमारा वही है, बेसिक चीज, जैसे कि ये देखिए, ये इसको अपने जीवन और ड्रेस का अंग बनाइए। मैं अपने घर में बैठा हूं, अपने आप देखिए ड्राइंग रूम में, लेकिन मैं इसको गले से नहीं निकालता हूं। दूसरा, भीड़ भाड़ से बचें। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी शादियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, कोई रोक टोक नहीं है। और इसके अलावा टीकाकरण और अधिक बढ़ाया जाए। बूस्टर डोज का एक स्वागत योग्य कदम है। 15 से 18 के बच्चों को शुरुआत करना, ये वेरी रादर वेलकम कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और जो 3T है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण, इस पे और अधिक ध्यान दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए। सारी सुविधाओं से वंचित करते हैं। देश या तो लालच से चलता, मैडम, मैं आपके के न्यूज के माध्यम से जनता से अनुरोध कर रहा हूं, उन्हें डरा नहीं रहा हूं, या तो ये नहीं सर, ये लागू कर दिया गया है। जहां पे डबल डोज वैक्सीनेशन है, कई जगह लागू हो गया कि अगर आप सरकारी विभाग में हैं तो आप नहीं आ सकते हैं डबल वैक्सीनेशन डोज पर। लगातार सरकार जोर दे रही है। वीएन जी, आपसे जानना चाहूंगे कि ओमिक्रॉन जो है वो कितना खतरनाक है? अरे ये खतरनाक तो उतना नहीं है जितना कि हम डेल्टा जो सेकेंड वेव में था, लेकिन ये कमजोरों को, जैसे छोटे बच्चे या सीनियर लोग हैं 60 साल से, या जिनको कोई बीमारी है, और 60 साल से ज्यादा लोग, उसमें से करीब 1/3 लोगों को या तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर आदि रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको पहले से कोई बीमारी है क्रॉनिक, उनके लिए ये हमारा जो ओमाइक्रॉन वायरस का इन्फेक्शन है, ये खतरनाक हो सकता है। चूंकि बड़ी तेजी से फैल रहा है और अभी उत्तरी भारत में उतना तेज नहीं आ पाया है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में आ गया है, उत्तर प्रदेश में 2 या 3 केसेस हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि ये जनवरी और फरवरी में ऐसा लगता है कि इनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है और हम एक पुनः परेशानी में फंस सकते हैं। खुशी की बात है कि सरकार अब मुस्तैद है, तैयार है, अस्पताल में बेड रिजर्व है, आईसीयू सेटअप है, पीडियाट्रिक आईसीयू सरकारी प्राइवेट में तैयारी तो है, लेकिन संभावना ये है कि और तेज लहर आई तो जी वीएन जी, लगातार यही बात चल रही थी कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी, फिर वो खिसक कर नवंबर में हो गई, लेकिन जो तीसरी लहर है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है जो ओमिक्रॉन है ये तीसरी लहर बनकर सामने आ रहा है। वीएन जी, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, ओमिक्रॉन हो गया, पहले कोरोना की मार थी, अब ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, एक नया वेरिएंट और आ गया है जो कोरोना और ओमिक्रॉन का मिश्रित संक्रमण वेरिएशन जो आया है, डेल्मिक्रॉन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही, बहुत रिसेंट है, अभी 2-3 दिन से ही ये जानकारी में आया है कि और एक चूंकि इसके बारे में अभी जानकारी है नहीं, शुरुआती रुझान के मुताबिक ये लग रहा है कि परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं और खासकर ये इम्यूनाइज लोगों को हो रहा है जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी है, दूसरा इम्यूनिटी जिनमें खत्म हो रही है, जैसे 3-4 महीने के बाद वैक्सीनेशन सेकेंड डोज के बाद इम्यूनिटी थोड़ी कम हो रही है। तो पहला तो ये कि जल्दी से जल्दी हम 2 डोज सबको लगा दें। तीसरा, जो नया वेरिएंट एक आ रहा है जो क्या कहें कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बीच का है जी, ये इसके बारे में अभी जानकारी है नहीं, शुरुआती उससे पता लग रहा है कि और एक ये नई हम कह सकते हैं आफत बन के आ रही है और चंद दिनों के बाद इसके बारे में पूर्ण हमें मिल पाएगा। अभी शुरुआती डाटा में बहुत ज्यादा इस वायरस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वेरिएंट है तो शायद हमारी इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन से भी शायद इसमें वीएन जी, जैसे वैक्सीनेशन लग जाती है, लोग पहली डोज लगवा लेते हैं, दूसरी डोज में लगभग 3 महीने का जो समय होता है वो होता है, लेकिन किसी किसी की 3 महीने बाद भी डेट निकल जाती है। तो अगर जब वो वैक्सीन लगवाते हैं तो जो पहली जो इम्यूनिटी डोज उनकी लगी होती है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है, वो रिसाइकल जो है वापस से रिपीट करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब हम एक डोज लगाते हैं तो करीब 40 to 50% इम्यूनिटी डेवलप होती है और जब सेकेंड डोज लगाते हैं तो करीब 80% 90% डिपेंड करता है, एक्चुअली 70 से 90% के बीच में है
इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं व्यक्ति व्यक्ति में, लेकिन ओवरऑल करीब 80% लोग 80% लोग हैं उनमें सफिशिएंट इम्यूनिटी आती है। लेकिन अभी रिसेंट जैसा कि हमने बताया अमेरिका में स्टडी आई है, उनमें यह है कि 3 से 6 महीने के अंदर इम्यूनिटी गिरने लगती है जी। इसलिए बूस्टर डोज की जरूरत है। बाहर जैसे यूएस और यूरोप में उन्होंने बूस्टर डोज शुरू कर दी है, अपने भारतवर्ष में भी जो हाई रिस्क ग्रुप है, हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं या जिनको और कोई बीमारी है, वो भी 10 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया है। तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना मैडम। हमारी जनता जो के न्यूज के हमारे जो दर्शक हैं इनसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो बेसिक चीजें हैं इन पे ध्यान दें, जैसे कि हैंड वॉशिंग प्रॉपरली, भीड़ भाड़ से बचें और अच्छा मास्क जब भी घर से बाहर निकलें बराबर पहने और जरा भी सिम्टम हुए टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर की राय के हिसाब से अपना इलाज कराएं। जी वीएन जी, जो ओमिक्रॉन है इसमें किस वर्ग को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? हालांकि हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोई भी वेरिएंट हो, खतरा छोटा हो या बड़ा हो, खतरा ही है। तो ये जो ओमिक्रॉन का जो ये कोरोना का जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये किस वर्ग को सबसे ज्यादा खतरा है? जी, ये एक्चुअली करीब 30% केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के ये 20 साल से छोटे लोगों को हैं, यानी 18 साल से छोटे, 15 साल से छोटे, और साउथ अफ्रीका में तो 5, 4, 3, 4, 5 साल यानी यंग जो चिल्ड्रन हैं और टीनेजर्स हैं इनको ज्यादा खतरा है, या फिर एक्सट्रीम ऑफ एजेस यानी कि जो सीनियर हैं 60-65 के हैं या जिनको और कोई साथ में बीमारी है उनको ज्यादा खतरा है। जी, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको ज्यादा खतरा है। तो 3 ग्रुप हो, यंग चिल्ड्रन, गर्भवती माताएं और जो सीनियर सिटीजन है या जिनको कोई और मतलब यूथ, जो बीच जनरेशन का यूथ है, उसके अलावा कोई भी जो है इस वेरिएंट से सेफ नहीं है। सभी के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ठीक बात है वीएन जी, आपकी ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे इस वर्ग को खतरा है और अब ये वैक्सीनेशन लाई जा रही है, जो 15 से 18 जो साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी कारगर साबित होगी? जी, इसके बाद हमारी वैक्सीन में भी हमें, जैसा कि हमें याद है कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बताया, प्रोफेसर वी के पॉल बाय द वे पीडियाट्रिशियन है, हमारे मित्र भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें एक नई वैक्सीन बनाने की जरूरत है जिसमें ओमिक्रॉन वायरस और ट्रेडिशनल अपना कोविड-19 का जो वायरस है कोरोना का, इनको मिला के एक नया प्रयोग करके वैक्सीन हम ऐसी डेवलप करें जो ऑलरेडी है, उसके अतिरिक्त इसके अलावा जो डीएनए वैक्सीन है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बताया। डीएनए वैक्सीन पे भी अभी हम बात करेंगे। एक दर्शक है हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश हैं हरियाणा से। चंद्र प्रकाश, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 35 साल पहले गुजरात के सूरत में प्लेग की बीमारी फैली थी जी, और मैं उस समय रेलवे में सर्विस करता था। तो हमारे रेलवे द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया था उसकी हमने अनुपालना की थी। जो गाइडलाइन सरकार ने हमें दी थी उसकी अनुपालना हुई, और उसके बाद आज भगवान की दया है हम आपके सम्मुख खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो भी सज्जन बैठे हैं आपके टीवी चैनल में वो, उनसे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो पैनिक ना फैलाएं, डराएं नहीं लोगों को, और ये कहे कि जो दिशा निर्देश भारत सरकार नहीं, वो चंद्र प्रकाश जी वो डरा नहीं रहे। हमारा जो ये मुद्दा है, चर्चा का यही विषय कि हम लोगों को सतर्क और सावधान कर रहे हैं कि मास्क तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मास्क नहीं पहनेंगे, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस निकला है, तो लगातार भीड़ भाड़ हो रही है। तो मकसद हमारा भ्रांति या डर फैलाना नहीं है, आपको चेतावनी दे रहे, चेता रहे, हमारा काम ही है। और वीएन त्रिपाठी जी खुद मास्क लेके बैठे हुए, लगातार ये दिखाया है कि वो मास्क लेके बैठे, लेकिन वो अपने घर के ड्राइंग रूम में है, इसलिए उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। जी वीएन जी, आपके पास आएंगे, सवाल दोबारा से जुड़ेंगे। जो हमारे दर्शक थे उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि उनको डराया जा रहा है, लेकिन हम लगातार जो डॉक्टर वीएन जी है वो भी यही कह रहे हैं और हम भी आपको यही चेता रहे हैं कि ओमिक्रॉन खतरा है। किसी के लिए छोटा खतरा है, किसी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज हैं और कितनी नहीं है, और आपकी वैक्सीनेशन डोज वो सबसे महत्वपूर्ण है। और सोशल डिस्टेंसिंग का हाल फिलहाल में कोई पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं।
तो हमारा मकसद यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। वीरेंद्र जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन ये जो डोज लग रही है वो कितनी कारगर साबित होगी जो बच्चों को लगने वाली है। वीरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे? हाँ जी वीरेंद्र जी। हाँ जी मैडम। हम चर्चा कर रहे थे कि जो वैक्सीन डोज लग रही है जो 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाली है वो कितनी कारगर साबित होगी। आप वैक्सीनेशन की बात भी बता रहे थे कि नया एक प्रयोग करना चाहिए। अरे मैडम, मैंने तो इस कोवैक्सीन का ट्रायल कानपुर में किया है, उसका एज चीफ इन्वेस्टिगेटर, और बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट आए हैं। और मैंने तो सबसे छोटा बच्चा 2.5 वर्ष का था, बच्ची जी, उसका यंगेस्ट जो बच्ची थी, कोवैक्सीन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की है जी मैडम, उसका मैंने खुद ट्रायल किया। जो अपने देश में 6 सेंटर थे, एक सेंटर जो कानपुर का था उसका मैं इंचार्ज था। मैंने खुद उन बच्चों को वैक्सीन लगाई है और उसके बाद दोनों जो डोज के बाद इतने अच्छे रिजल्ट हैं, करीब 80-85% इम्यूनिटी है और बच्चों को साइड इफेक्ट बड़ों की अपेक्षा ना के बराबर हुए मैडम। तो ये बहुत ही उत्साहजनक है जी, और बिल्कुल सेफ है। 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6 जी। सबसे छोटा बच्ची थी वो मेरी 2.5 वर्ष की थी जी, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और सेफ है और बच्चों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। बड़ों की अपेक्षा बच्चों में साइड इफेक्ट बहुत कम मिले। मैंने बड़ों में भी किया मैडम, तो मैं अपने अनुभव और जो कोवैक्सीन का ट्रायल किया है कानपुर में उसके अनुसार कह सकता हूं कि बच्चों में ये सेफ है। और 15 से 18 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ये बताया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे हमें कोरोना कोविड-19 ओमाइक्रोन के प्रसार में बहुत ही मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, यानी कि बिल्कुल यह सेफ है और ये एक सुरक्षा कवच का जो वैक्सीन है वो सब पे ही सुरक्षा कवच का काम कर रही है कि आपको दोबारा कोरोना भी हो सकता है या कोई भी जो इसका वेरिएंट है वो हो सकता है, लेकिन वो उतना घातक नहीं होगा अगर आपको डबल डोज लग जाएंगे। वीएन जी, आप बता रहे थे अभी उसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, जहां आपने एक डीएनए से जुड़ी हुई वैक्सीनेशन की भी चर्चा छेड़ी थी। कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संबोधन में अपने कहा था कि एक डीएनए की वैक्सीन भी लाई जा रही है। मैं जानना चाहूंगी कि जो डीएनए की वैक्सीन है ये किस तरीके से काम करती है, कैसे ये बनाई जा रही है, इसकी क्या कुछ रिसर्च है? हाँ जी, कोरोना वैक्सीन मैडम ये होती करीब करीब 3 या 4 किस्म की जी, लेकिन बहुत माइनर डिटेल ना बताएं। उनमें ये होता है कि सबसे जो सरल तरीका है किल्ड वैक्सीन जी, उसमें वायरस है लेकिन वो मुर्दा वायरस है जिसमें बीमारी नहीं हो सकती उसके लगाने से, लेकिन इम्यूनिटी आएगी जी। ज्यादातर आरएनए उनका काम करता है, शरीर में जाकर के शरीर का डिफेंस सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और प्रोटेक्शन होता है। दूसरी होती डीएनए वैक्सीन, तो हमारे वायरस से डीएनए निकाल के, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन होता है। उदाहरण दे, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है मैडम जी, आप सुन रहे हैं सब हमारे जो दर्शक हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, उसी तरह रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोविड वैक्सीन आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री नाम लिया, उसके ट्रायल हो गए हैं, बिल्कुल इसकी परमिशन बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसके अलावा नेजल रूट से, मैडम आपको बता दूं, नेजल रूट से वैक्सीन नेजल वैक्सीनेशन की बात हुई थी, वो भी परमिशन मिलने वाली है। तो जनता बिल्कुल घबराए नहीं, सावधानी बरते, मास्क का प्रयोग करे, वैक्सीन जरूर लगाए जी। लोगों से हाथ जोड़िए, पांव पड़िए, लालच दीजिए, डर दिखाइए, किसी तरह सबको वैक्सीन लगवाइए अपने घर, परिवार, समाज में, और अलर्ट रहिए। मैं डरवा नहीं रहा हूं, लेकिन अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। और टीका लगने के बाद, दोनों डोज लगने के बाद खतरा बहुत कम हो जाता है, 1% से भी कम। इसलिए डरे नहीं, टीका लगवाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क जरूर घर से बाहर पहने, और जब भी आपको लक्षण मिले तो तुरंत उनका टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें। जी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जो नेजल वैक्सीनेशन की आपने बात बोली है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में भी बताया, वो वैक्सीन क्या है, किस तरीके से है? आप क्योंकि इससे भी जुड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन आपने बताया कि आपने पहले कानपुर में इन सब चीजों के बारे में पूरी आपको, हाँ जी, आपको पूरी नॉलेज है। तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, जो नेजल वैक्सीनेशन है जिसकी बात चल रही है, वो असल में है क्या? हाँ जी मैडम, कानपुर भी कोवैक्सीन या कोविड वैक्सीन की तरह अन्य वैक्सीन का भी ट्रायल का हब है। और बाय द वे मैं शुरुआत से 10-15 साल से जुड़ा हूं।
अभी हमने कोवैक्सीन बड़ों में नेजल रूट से किया है, उसमें 2-2, 4-4 बूंदे दोनों तरफ डालते हैं जी। इसके बाद उनको रिपीट करते हैं और उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लेते हैं पहले और बाद में, और फिर हमने देखा कि इसमें लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी। हमारे पास इतनी भीड़ थी वॉलंटियर्स की, हमें बड़े मुश्किल आई क्योंकि इसमें इंजेक्शन नहीं लगता जी। उनके नाक के रूट से ही जैसे ड्रॉप होती ना नेजल, हम लोग ड्रॉप डालते हैं, ऐसे वैक्सीन को डाला गया, फिर रिपीट किया गया 1 घंटे के अंदर, और 1 महीने बाद इनको फिर बुलाया गया, और इस तरह से हमने उनको 3 बार बुलाया और उनका पहले और बाद में टेस्ट करते रहे, सेफ्टी के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि भारत सरकार, ICMR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया बहुत शीघ्र इसकी भी अनुमति दे देंगे, तो पब्लिक में इंजेक्शन का जो डर है ना मैडम, हमारे दर्शक सुन रहे हो, वो भी खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि कोरोना काल जब चल रहा था और ये वैक्सीनेशन जब लग रही थी, तब सबसे ज्यादा मुसीबत यही देखी गई थी कि लोग जो इंजेक्शन है लगवाने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं होता है फोबिया था किसी किसी को, तो उनके लिए भी राहत की बात साबित होगी जो नेजल वैक्सीनेशन है। ये मैडम गेम चेंजर साबित होगी, ये कोविड-19 के कंट्रोल में, कंटेनमेंट में मुझे पूरी उम्मीद है ये बिल्कुल गेम चेंजर की तरह होगी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत जल्दी परमिशन मिलने वाली। मैंने अपने सूत्रों से पता किया, जनवरी में ही 15 जनवरी तक इसको भी पब्लिक के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी जी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का जो ट्रायल कानपुर में हुआ है और देश के और 6 सेंटर में, तो उसके रिजल्ट बहुत उत्साहजनक है, चाहे सेफ्टी हो। वीरेन जी, अभी आपके पास वापस इसी चर्चा में लौटूंगी, तमाम सवाल हैं मेरे और हम लगातार अभी इस चर्चा में जुड़े रहेंगे, और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से LPG गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के, फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है? सर क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? UP से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। यस सर। बहुत शानदार, थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज बात कर रहे थे ओमिक्रॉन के खतरे की। ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, कितना नहीं है। हमारा इस शो के माध्यम से यही मकसद है कि आप इससे सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि नया साल आने वाला है और लगातार जिस तरीके से ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा देश में बढ़ता जा रहा है, अब तक 300 से ज्यादा, लगभग 400 का आंकड़ा पार होने वाला है। मरीज लगातार मिल रहे हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया था, जिसमें एक अच्छी और बड़ी अहम बात बताई थी कि 3 जनवरी से जो 15 से 18 साल के बच्चे, उनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जो कि नए साल के लिए एक अच्छी बात साबित हो रही है। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करना है। कोरोना के जो नियम थे उनको भूलना नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन खतरा है, लेकिन खतरा जो है अभी टला नहीं है। और इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी कोविड के टाइम पर भी लगे हुए थे लगातार काम करने में, उनको जो है बूस्टर शॉट भी लगेंगे और प्रिकॉशन डोज उनको लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जा रही है। और इसके साथ ही जो 60 प्लस से अधिक की आयु के लोग हैं, उनके लिए भी बूस्टर जो शॉट है वो भी डोज लगनी शुरू हो जाएगी 10 तारीख से। और इसके साथ ही कई राज्यों में अलग अलग नियम कायदे भी बनाए गए हैं, जहां पर ये भी जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें, उन गाइडलाइंसों में ये बताया गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में जिनकी 18 प्लस से जो आयु है, अगर आपके दोनों डोज नहीं लगती हैं तो आपकी जो एंट्रेंस होगी वो नहीं हो पाएगी। अगर फर्स्ट डोज से लेकर सेकेंड डोज के बीच में जो समय सीमा है, उस समय सीमा के बीच में रहकर अगर डोज नहीं लगी है तो आप पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो डोज की समय सीमा समाप्त हो गई तो आपको कई जगह पर आपकी एंट्री बैन भी की जा सकती है। तो और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कल अपने संबोधन में कि पैनिक न लें, क्योंकि ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं एक खतरा है। जिस तरीके से देश में ये पैर पसार रहा है, एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए, टीम से कहूंगी ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं कि देश में अब तक कितने मामले जो ओमिक्रॉन के हैं वो हो रहे हैं, किस तरीके से रफ्तार ओमिक्रॉन पकड़ रहा है। ये आपको रफ्तार दिखा रहे हैं, ओमिक्रॉन की रफ्तार है, जहां नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन के अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर यह फैल चुका है। देश में अब तक 435 मरीज मिल चुके हैं, यानी 400 का आंकड़ा पार हो गया है। महाराष्ट्र में 110 संक्रमितों के साथ महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर भी हो गया। यहां पर नाइट कर्फ्यू की भी बात हो गई है। अब यहां नाइट कर्फ्यू लग रहा है रात के 9 बजे से। और दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां 79 मरीज मिले, ओमिक्रॉन के मरीज है। और आपको दिखा रहे किस तरीके से ओमिक्रॉन ने अपनी रफ्तार पकड़ रखी है। गुजरात में वहीं 43 लोग संक्रमित पाए गए हैं, तेलंगाना में 38 लोग संक्रमित पाए गए हैं, केरल में भी 38 और तमिलनाडु में 34 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक में 38 लोग संक्रमित हैं, राजस्थान में 43 लोग संक्रमित हैं और मध्य प्रदेश में 8 हैं, वहीं ओडिशा में भी 8 है और हरियाणा में 4 हैं। पश्चिम बंगाल में 3 संक्रमित पाए गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में 3 संक्रमित मिले हैं और उत्तर प्रदेश में भी 2 संक्रमित पाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1 और उत्तराखंड में 1 और इसके साथ ही हिमाचल में भी 1 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन का जिनका संक्रमण पाया गया है, दिल्ली सरकार भी लगातार ये कह रही थी कि उनको घर पर आइसोलेट किया जाए और जब तक कोई भयावह स्थिति नहीं होती है पैनिक ना हो, हॉस्पिटल की ओर ना भागे, खुद को आइसोलेट करके जो भी प्रिकॉशनरीज हैं, जो गाइडलाइंस है सरकार की, वो लें और वैक्सीनेशन के दोनों डोज जरूर लगवाएं। और हेल्थ कॉन्फ्रेंस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। फिर आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे और नई जो वेरिएंट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। अब लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क